Hello everyone, I am Firdaus Khanam from PCCB Division Residence Kota Center and I am from Chemistry Department. So today हम जो है आज क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस उसको स्टडी करने वाले हैं। इसमें अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस आखिर होती क्या है। देखो, हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि हमारी चारों ओर बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको वर्बली हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको वर्बली एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती हैं या जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके अंदर ना सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है बल्कि उनके एंटायर प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल ये पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हमने इन चेंजेस को डिवाइड किया था किसके अंदर, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के अंदर। ठीक है, तो हम बचपन से 6th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे चेंजेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, शेप, साइज, कलर, स्टेट का चेंज होना, है ना, उनके कलर का चेंज हो जाना, शेप का चेंज हो जाना, टेक्सचर का चेंज हो जाना, अपीयरेंस चेंज हो जाना, ये सब क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उन केमिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करेंगे जिसके अंदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके केमिकल फॉर्मूलाज चेंज हो जाए, बनने वाले एक सब्सटेंस जो है एक बहुत एंटायर न्यू प्रॉपर्टी के साथ अपनी नई खूबियों के साथ जो है बन करके हमारे सामने आया, जिसको अगर हम पहले वाले से मैच करने अगर जाएं तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उससे मैच होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो चेंजेस होते हैं उसमें बेसिकली एनर्जी जो एनर्जी होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो एनर्जी इवोल्व हो रही होती है या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड टूट रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये जो चेंजेस है ये केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्हीं चेंजेस को एक सीक्वेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासिफाई करना, सीक्वेंस में उनको अरेंज करना सिस्टमेटिक तरीके से, वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस को लिखने से पहले हमें उनकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि वो जो रिएक्शंस हमने लिखी है उनकी इक्वेशन बेसिकली थी क्या। ठीक, तो वो हम कैसे पता लगाएं, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी केमिकल चेंजेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इक्वेशन उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, उस सबकी स्टडी के लिए हमने इस चैप्टर को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस चैप्टर को। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन दैट मीन्स क्या होता है केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, केमिकल्स की बात करते हैं, है ना, उन केमिकल्स के बीच होने वाले चेंजेस की बात करते हैं, यही हमारी केमिस्ट्री है। ठीक है, तो उस केमिकल्स के बीच में क्या क्या रिएक्शंस हुई है, क्या प्रोडक्ट्स बने हैं, कौन उसके अंदर चेंजेस को इन्वॉल्व कर रहा था, ये सब जनरल केमिस्ट्रीज है। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना सबसे बड़ा टास्क है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केमिकल एक्शन दिया हुआ है, इसको एक्शन या हम रिएक्शंस भी बोलेंगे। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, when we heat sugar crystals they melt and on further heating they give steamy vapor leaving behind brownish black mass. On cooling on sugar crystals appear thus changes which takes place on heating. Sugar is a chemical change and in the process which brings about this chemical change is called chemical reaction. ठीक है, अब आपको सबको पता है कि केमिकल चेंजेस अगर हम बात करें शुगर की, तो हम जो शुगर है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, शुगर जो होता है इसका जो शुगर है इसका जो हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C12H22O11। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो देखो हमें कार्बन भी दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जैसा उससे बोला हमने जब इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमें वाटर वेपर उड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में हम इस रिएक्शन को बाद में देखेंगे तो ब्लैक कलर का एक रेसिड्यू हमको मिलेगा। ये ब्लैक रेसिड्यू है क्या, ये ब्लैक रेसिड्यू कार्बन है। ठीक है, जिसके अंदर से कौन चला गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए हैं। ठीक, अब ये तो हमने बोल दिया ये क्या हुआ है, एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो इट इज ए केमिकल चेंज बिकॉज क्या हो रहा है, इसके अंदर जो शुगर है वो शुगर गर्म होने के बाद एंटायरली डिफरेंट टाइप के एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गई है, जिसके अंदर कौन मिला है उसको, वाटर, और दूसरा कौन मिला है, ब्लैक कलर का कार्बन, जिसकी प्रॉपर्टी शुगर से पूरी तरह से चेंज है। साथ में क्या हुआ है, हीट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। ठीक है,
तो इस तरह से ये एक केमिकल चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो हमको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चेंज हुआ होगा, वाटर वेपर कैसे निकली होगी, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये सब हमें कौन बता देगा, उसकी आने वाली केमिकल इक्वेशन। ठीक, देखते हैं हम आगे हमको ये क्या बताता है। ठीक, फिर हमको पहचानना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक दैट मींस ईच एंड एवरी जो थिंग्स है हमारी चारों ओर या हम खुद, हमारे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कलर्स में डिफरेंस होता है, किसी की हाइट में डिफरेंस होता है, किसी की जो टेक्सचर जो होता है उनका उसमें डिफरेंस होता है। दैट मीन्स किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, है ना। अगर हम देखें तो सोशल लाइफ के अंदर हम उसको कास्ट वाइज अलग 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 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो केमिकल जो रिएक्शंस होती है इनकी भी कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके बेसिस पे हम उनको पहचान सकते हैं कि कैसे वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हुई होगी। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि शुगर क्रिस्टल को हमने गर्म किया, तो शुगर जो क्रिस्टल जिसको हम गर्म कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट। मतलब एक जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं, वो स्टार्ट करवाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, जो सब्सटेंसेज हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जो हमें कौन बता रहा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ऐसी कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो उस रिएक्शन को कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन हो जाते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद जब हमने उस रिएक्टेंट्स को गर्म किया था, देन हीट किया था, वो कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, CO2 के अंदर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो बनने वाली जो थिंग्स थी वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड जो हमें पॉइंट है वो हमको यही डिफाइन करता है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को कैरी कर रहे होते हैं तो रिएक्टेंट जो चेंज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बनने वाला जो फाइनल चीजें जो हमको मिलती है रिएक्शंस के बाद वो क्या कहलाती है, हमारी वो प्रोडक्ट्स कहलाती है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जैसे हमने कहा कि जो शुगर था, शुगर के जो क्रिस्टल से जब उसको हमने गर्म किया तो गर्म करने पर शुगर के क्रिस्टल एक के दो नहीं हो गए, है ना, बल्कि उसमें हुआ क्या, वो टूट गए, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस भी होती है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे और एक नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। मींस वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, वो एक पर्टिकुलर एक बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड थे। जब वो ब्रेक डाउन हुए तो CO2 अलग निकल गई, H2O अलग निकल गया। दैट मीन्स एक शुगर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटे और दो एक नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें CO2 और H2 मॉलिक्यूल्स थे, है ना। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड्स का बनना या बॉन्ड का ब्रेकिंग होना भी इन्वॉल्व होता है, जो हमको कौन बताता है, थर्ड नंबर वाला पॉइंट। ठीक, फिर हमको बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज अ न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। राइट, हमने देखा है अभी कि बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल एक नया सब्सटेंस होगा जिसका रिएक्टेंट के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब वो चीज़ हमको रिएक्टेंट में नहीं दिख रही थी। ठीक है, अब वो जो बना है उसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें, उसका केमिकल नेम अगर हम देखें तो पूरी तरह से वो चेंज ही मिलेगा। शुगर शुगर है जिसका यूज़ आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ के अंदर स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए करते हो। ठीक है, लेकिन CO2 और H2 का यूज़ वो नहीं होता है। और उनके केमिकल फॉर्मूलाज को अगर हम देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, किससे, शुगर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। तो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई केमिकल रिएक्शंस को पहचानने वाली। ठीक है, इसके बाद पता चला है हमको क्या, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिवर्स ए केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो परमानेंट इन नेचर होती हैं और जनरली ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। दैट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है और हम जो हो चुकी चेंजेस जो हैं उसको वापस से रिपीट नहीं करा सकते। CO2 और वाटर को ऐड करके शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे होंगे, परमानेंट इन नेचर होंगे और फिर से रिवर्स नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, जैसे कि मैंने बताया उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम हीट other forms of energies are light and electricity which are also used in carrying out chemical changes। बिल्कुल, जैसे कि हमने शुगर को जब डिकम्पोज किया,
डिकम्पोज दैट मीन्स उसका ब्रेकडाउन होना, ये क्या कहलाता है, डिकम्पोज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ी थी, हीट की, ठीक है। मैंने बोला था एनर्जी का यूज हम करेंगे, अब वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, फोटो एनर्जी भी हो सकती है ना। तो हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसके अंदर, केमिकल चेंजेस के अंदर, लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। फिर इन ऑल केमिकल रिएक्शंस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स इज अकम्पनीड बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर। अब ये जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से एक रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, वो मैं आपको पहचानना अब सिखाती हूँ। तो फर्स्ट हम जब पहचानेंगे वो किसके बेसिस पे पहचानेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मीन्स इतनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं, अब वो रिएक्शन जब हो रही हैं तो सिर्फ हम ये बेसिस पे कि रिएक्टेंट टूटा प्रोडक्ट बन गया, सिर्फ उसी के बेसिस पे उसको नहीं डिसाइड कर सकते ना कि वो रिएक्शन कंप्लीट वास्तव में हुई भी या नहीं हुई। एक्चुअली कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो हो सकता है जरा सा भी अगर जो केमिकल्स हमने यूज किए हैं उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट हुई तो रिएक्शन से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट था, जो डिसाइडेड प्रोडक्ट है, वो ना बन के कुछ और बन जाएगा। तो हमको रिएक्शंस को वेरीफाई भी करना होता है, उन्हें हमें पहचानना भी आना चाहिए कि जो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है वो एक्चुअल में सही तरीके से कंप्लीट हुई भी है या नहीं हुई है। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानना हमको सिखाइए किसके बेसिस पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हो क्या रहा है, देखो ये जो रिएक्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रही है इसके अंदर जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये सॉलिड है, ठीक है। अब जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने लिया, हमने अगर इसको बोलेंगे कैसे, इक्वेशंस की फॉर्म में अगर हम वर्बली बोले तो हम क्या बोलेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स की जो रिएक्शंस हुई है वो किसके साथ हुई, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, गैस जो है बबल्स की फॉर्म में बाहर निकली और वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक। लेकिन वर्बली बोलने पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने जिंक ग्रेन्यूल को कितना लिया था, H2SO4 जो है वो कौन सी कंडीशन में था, उसका फॉर्मूला क्या था। तो हमें इन सबको अच्छे से डिफाइन करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इनको इस तरह से केमिकल जो रिएक्शंस है उनको एक इक्वेशंस की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। इक्वेशन में पर्टिकुलर आपको उसकी सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। तो जिंक है, जिंक को जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जिंक सल्फेट का, ठीक। और हमको इस गैस को इस रिएक्शंस को पहचानने की क्या कंडीशन दी हुई है कि गैस का इवोल्यूशन होगा। ओके, मान लिया गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब इवोल्यूशन हो रहा है तो हम कैसे ये मानने की निकलने वाली जो इवोल्यूट होने वाली जो गैस है वो H2 है, दैट मीन्स वो हाइड्रोजन है। अब अगर वहाँ पे इम्प्योरिटीज हुई तो हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी तो गैस हो सकती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कैसे करें, तो आपको पता होना चाहिए जो गैसेस है इनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की बेसिस पर हम इनको पता लगाएंगे कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है भी या नहीं। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो हाइड्रोजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जब हम इसके पास जलती हुई किसी मैचस्टिक को लेकर जाएं या हम इसको किसी बलून में बंद कर दें, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब इस बीकर के ऊपर कोई बलून अगर हम लगा दें तो वहां पर हम इसको कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने पर क्या होगा, ये जो गैस है H2 गैस, ये पॉप साउंड के साथ जलती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ये फायर के कांटेक्ट में आती है तो ये पॉप साउंड के साथ तेजी से जलना स्टार्ट कर देती है। पॉप साउंड जैसे एकदम से टच ऐसे जैसे कोई साउंड होता है, ठीक। तो जब बलून के पास अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो बलून बर्स्ट होगा और उसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा तब हम ये मान लेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो भी इक्वेशंस हमने लिख रहे हैं, जो रिएक्शंस हम करवा रहे हैं, उनको पहचानने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम उसको पहचानेंगे कि जब भी कोई रिएक्शंस हो रही होंगी तो पर्टिकुलर जो हम यहाँ पर जो इवोल्यूशन गैस या आगे कलर चेंजिंग जो भी पढ़ने वाले ये इसके क्या होती है, इस रिएक्शंस को पहचानने के तरीके होते हैं कि किस तरह से हमें पता लगेगा कि रिएक्शन करवाई लेकिन वो सही तरीके से हो गई हैं, अपने एंड तक पहुंच गई हैं, है ना। रिएक्शन तो होगी आपने जो भी स्टार्ट किया, लेकिन कंप्लीट होना, सही दिशा में कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है इम्प्योरिटीज से बचाते हुए, है ना। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई थी और निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। कैसे बचाना हमने, पॉप साउंड के बेसिस पर, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के अंदर और भी एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। कौन से, जब हम आयरन सल्फाइड है इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक। H2SO4, दिस इज H2SO4। जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, ये यहाँ पे आपको नाम दिया गया है
इसको क्या होता है पहचानने का तरीका, जब ये गैस रिलीज होती है तो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, जिसको लाइक रोटन एग जो होता है, रोटन एग लाइक स्मेल जो ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उस निकलने वाली उस अनप्लीजेंट स्मेल के बेसिस पर हम पहचान लेंगे कि हमारी रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, मतलब ये बनना ज़रूरी है ना। और इसकी जो स्मेल होगी कैसे पहचानेंगे हम, इसकी स्मेल होगी रोटन एग की तरह, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक, इसको किया हमने गर्म, इसको हमने डिकम्पोजिशन यहाँ पे इसका हो रहा है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है बेचारा, है ना। तो देखो होगा क्या, जब हमने हीट का यूज़ किया, यहाँ पर हीट का यूज़ करने पर होगा क्या, ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमको मिलेगा ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस को कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन है या नहीं, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका भी कोई कलर नहीं होता, हाइड्रोजन का भी कोई कलर नहीं था, कलरलेस ये गैसेज होती हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, फिर से हमें पता है कि हमने रिएक्शन करवाई है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो हम जानते हैं कि जब ये डिकम्पोज होगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। लेकिन क्या भरोसा, अगर कुछ इम्प्योरिटीज हुई तो ऑक्सीजन गैस है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, एक ही तरीका है, इसके पास हम क्या लेकर जाएंगे, जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे। जब जलती हुई मैच स्टिक लेकर हम गए तो होगा क्या, ये और भी ज़्यादा तेज़ी से जलना स्टार्ट कर देगी। तो ये इसकी पहचान होगी कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई किया रिएक्शंस के अंदर कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बेसिस पे हम किसी रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि वो कंप्लीट हो भी रही है या नहीं हो रही है। अब हम चलते इसकी जो हमारी जो रिएक्शंस है उसको पहचानने का जो सेकंड तरीका होता है वो क्या होता है कि चेंज ऑफ कलर। मतलब जब भी कोई रिएक्शंस हो रही है तो रिएक्शन होने पर क्या होगा कि जो पहले जो रिएक्टेंट हमने लिया था, जब प्रोडक्ट बनेगा, तो मैंने जैसे बताया था कि फिजिकल चेंजेस भी होते हैं इन्वॉल्व, है ना। तो फिजिकल चेंजेस में यहाँ पे कौन सा चेंजेस हमने लिया है, उसका कलर चेंजिंग। मीन्स एक ही रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि जैसे आपको यहाँ गैस दिखाई दे रही तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, होगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन के तो जरूरी नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक बार में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे फॉलो हो सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक साथ दो चीजों से आप पहचान सकते हो, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से और दूसरा होगा यहाँ पे चेंजिंग ऑफ कलर से, ठीक है। हमने देखो यहाँ क्या लिया, लेड ऑक्साइड लिया था जिसका कलर कैसा था, रेड था। लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो कलर के एक न्यू सब्सटेंस के अंदर चेंज हो गया और साथ में कौन रिलीज हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो गई है ना। तो हमने यहाँ पर एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इसको पहचाना कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। फिर हम देखें यहाँ पर जो कॉपर कार्बोनेट है इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर। इसको जब हमने गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया जिसका कलर कैसा था, ब्लैक, और साथ में कौन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे पहचानेंगे हम इसको, अगर आप इसके ऊपर जलती हुई मैच स्टिक्स लेकर जाएंगे तो मैच स्टिक क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, बिकॉज CO2 गैस का क्या काम होता है, फायर को बुझाना इसका, इसलिए तो हम इसका भी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो हमने पढ़ा था कि एक जो रिएक्शंस होती है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स की जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है, उसका नेम अलग होता है, उसकी पूरी एंटायर प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना। और साथ में हमने देखा कि जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको पहचानेंगे कैसे। तो फर्स्ट हमने एक तरीका निकाला था इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू, दूसरा क्या मेथड होता है कि हम उसको कैसे पहचाने, चेंजिंग ऑफ कलर के थ्रू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जिसके बेसिस पर भी हम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से हुई है या नहीं है। ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या चीज है, प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जिसके अंदर हमने दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को मिलाया। सॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट मींस जैसे ही नाम सॉल्युबल हुआ है मींस इनकी जो स्टेट है वो कैसी होगी, लिक्विड स्टेट होगी, एक्वस सॉल्यूशंस ये होंगी। अब हमने अगर वाटर एंड जूस को मिलाया तो बनने वाला रिजल्टेंट जो होता है वो जूस ही होगा, मतलब जूस और वाटर का मिक्सचर ही होगा, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, लिक्विड कंडीशंस के अंदर, क्योंकि लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स किया आपने, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को आपने लिया, है ना, सॉल्युबल दैट मींस लिक्विड स्टेट में ही होंगे, ठीक। सॉल्युबल सब्सटेंसेस को आपने लिया है तो मिक्स करने के बाद हो क्या गया, वहां पर एक आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल गया इस सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। तो ये बनने वाला इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है यही क्या कहलाएगा, आपका प्रेसिपिटेट कहलाएगा।
और इसी के बेसिस पे इस रिएक्शन को क्या बोल दी जाती है, प्रेसिपिटेशन। अब जरूरी नहीं है कि जनरली जो व्हाइट कलर आपके यहाँ शो हो रहा है ये हमेशा व्हाइट ही रहेगा, प्रेसिपिटेट का कलर भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज ऑफ कलर और प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन के बेसिस पर भी इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेसिपिटेट यहाँ पर हमको बन किसका रहा है। यहाँ पर हमने लिया था सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन था। एक्वस का मतलब होता है बच्चों कि जो वाटर के अंदर बना हुआ जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वस मीडियम हमने लिया है, और जब भी हम जो भी मीडियम लेते हैं उसको हम रिएक्शंस के अंदर अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं, इसके सिंबल्स होते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं अगर रिएक्शंस के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो एक्वस लिया था या डाइल्यूटेड लिया था या कंसंट्रेटेड लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट को हमने मिक्स किया था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक। कैसा होता है सोडियम क्लोराइड, आप डेली यूज करते हो अपने खाने के अंदर इसको, है ना, कलरलेस होता है। क्या बना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक और एक्वस कंपोनेंट बना था जिसको हमने बोला सोडियम नाइट्रेट, साथ में हमको कौन मिला, AgCl। अब ये जो ऐसी AgCl एक ऐसा है सॉलिड है, तो सॉलिड जो चीज होती है आपने देखा होगा ना, मड को अगर हम बकेट के अंदर डाल दें तो वो इनसॉल्युबल होगी, और इनसॉल्युबल और हैवी है तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सेडिमेंट हो जाएगी नीचे बकेट के बॉटम पर। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है ना। ये क्या है, जो सॉलिड की फॉर्म में है AgCl, AgCl सॉलिड है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, दैट मींस सेडिमेंटेशन इसका हो जाएगा। तो बेसिकली हो यही रहा है यहाँ पर कि दो सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस अपने आप धीरे धीरे सेडिमेंट होकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट है, किसका प्रेसिपिटेट बना है हमको यहाँ पर, यस, प्रेसिपिटेट किसका बना है हमको यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, जिसका कलर कैसा है बच्चों, व्हाइट कलर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सभी का कलर व्हाइट हो, प्रेसिपिटेट का कलर भी चेंज हो सकता है, इसका नहीं, किसी और रिएक्शंस का, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिएक्शंस को पहचानने की, वो ये है एनर्जी चेंजेस। देखो, ऑल जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर या तो जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एनर्जी का या तो वो एब्जॉर्प्शन करते हैं या एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाए वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक इन नेचर। जनरली ऐसे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिस भी कंटेनर में हम इनको करवा रहे हैं वो कंटेनर कैसा हो जाता है, अगर हम उसको टच करें तो कंटेनर ठंडा होना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज उसके आसपास प्रेजेंट जो एनर्जी है उसको वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंटेनर उसके आसपास की एनर्जी में कमी होगी, क्योंकि ले कौन रहा है उसको, वो सब्सटेंस ले रहा है, इसलिए कंटेनर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और ठंडा हो जाएगा और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है किसका, कार्बन की रिएक्शन, सॉलिड है, सल्फर के साथ हमने करवाई तो हमको यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन सल्फाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइट एनर्जी इज एसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का बात करें, जो रिएक्शन जो है किससे रिलेटेड है सॉरी, फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, कौन सी लाइट को, फोटो लाइट को, दैट मीन्स लाइट जो सन से आ रही है हमारे पास, सन रेज को, यूवी रेज को वो एब्जॉर्ब करेंगे। और इसके अंदर होता क्या है, CO2 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो इस तरह से वो भी एब्जॉर्प्शन रिएक्शन है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड टाइप की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है, ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इजी, जिस तरह से एंडोथर्मिक में एनर्जी को क्या किया जा रहा था, एब्जॉर्ब किया जा रहा था, वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होगा क्या कि एनर्जी जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो हमको यहाँ पर
जो हीट हम इसको दे रहे हैं वो हीट क्या कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है। दैट मीन्स आसपास का एनवायरनमेंट काफी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, हमको एनर्जी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से एक और रिएक्शन हम देखें तो व्हेन क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्लेस्ड इन वाटर, द वाटर बिकम्स वेरी हॉट एंड समटाइम्स स्टार्ट बॉइलिंग, इट इज कॉल्ड ऑफ रिलीज। ये आपने देखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका होता है क्विकलाइम, जिसका यूज आप कहाँ पे करते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हो। तो जी क्विकलाइम जो है हमारा, इसको जब हम वाटर में डाल दें बच्चों तो होगा क्या, जिस भी कंटेनर के अंदर आपने इसको लिया है वो कंटेनर के अंदर रखा हुआ जो सॉल्यूशन है ऐसे उबलना स्टार्ट कर देगा। जैसे वाटर बॉईल होता है ना काफी तेजी से, तो इतनी फास्ट, इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होती है कि आप इजीली देख सकते हो कि काफी तेजी से वो, बिना कोई आपने कोई नहीं लगाई है वहां पर, कुछ भी नहीं किया, जैसे ही क्विकलैम का वाटर में डालोगे वो तेजी से बबल्स के साथ साथ उबलना स्टार्ट कर देगा और आसपास काफी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर जब हीट जनरेट होगी तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अब हमारे पास स्लग्ड लाइम मिल जाएगा हमको, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इसमें हमको हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखी। ठीक, अब हम देखते हैं एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स रिएक्शंस में हमने देखा कि रिएक्शंस सही तरीके से कंप्लीट हो रही है, उसको पहचानने के लिए हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। फिर हमने देखा कि जो है चेंज ऑफ कलर हो रहा था, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट था, एंड साथ में अब हम यहाँ देखेंगे कि जो उनकी स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड, सॉरी स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, यहाँ पर हम देखें ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। दोनों की स्टेट कैसी है, गैसियस स्टेट है। ठीक, बट जब रिएक्शन हो रही है तो बन क्या रहा है हमारे पास, वाटर। वाटर कैसा होता है बच्चों, लिक्विड। तो जब रिएक्शंस कंप्लीट हुई, जो रिएक्टेंट हमने लिए थे उनकी स्टेट बिल्कुल अलग थी, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज बोले या फिर हम उसका जो केमिकल फॉर्मूला बोले या इसकी स्टेट बोले बिल्कुल ही अलग हो गई है ना। यहाँ पे देखो वाटर कैसा है, लिक्विड है, और ये दोनों कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट एंटायरली डिफरेंट है ना। या फिर हम इसको क्या करा दें, लिक्विड लिक्विड लेकर के हम इसको करेंगे तो ये एलिमेंट्स की यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि स्प्लिट हो सकता है वाटर किसमें, ये H2+O2 नहीं है। यहाँ पर होगा क्या, हमारा जो वाटर है फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, H2 और O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा करके, है ना। इलेक्ट्रिसिटी करंट पास आउट कराएंगे। आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट दिया भी हुआ है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई तो होगा क्या, आपको यहाँ पर H2 और O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा कैथोड एंड एनोड के ऊपर, है ना। तो चलो आगे हम देखते हैं। देखो बच्चों, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पहचानने की वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से एक केमिकल जब रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, एंड बनने वाले सब्सटेंस होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और कुछ केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उनको पहचानने के लिए पर्टिकुलर हमको क्या क्या देखना होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना होता है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को, चेंज ऑफ कलर को, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को, और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी को, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्टेट भी कम्प्लीटली चेंज हो रही है, उसके बेसिस पे हमने उनको पहचाना। ठीक है, ये हमने बात करी एक केमिकल इक्वेशंस की, रिएक्शंस की। अब हम देखते हैं रिएक्शंस जो हुई हैं उनको हम किस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं अब बारी है उनको एक इक्वेशंस की फॉर्म में करेक्टली एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर अरेंज करने की। तो उनको अरेंजमेंट जो हम करेंगे उसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमको उस केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए। अब इक्वेशंस होती क्या है, a chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction using a symbol and formulas of substances involved in the chemical reaction। जो भी chemical reactions हो रही हैं उसको सबसे पहले तो हमको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से
केमिकल्स यूज हुए थे, फिर उनके केमिकल फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या केमिकल फॉर्मूला है उनका और वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बनाना, है ना, और उनको लिखना। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे अभी सेकंड नंबर पे एक होती है हमारी सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन वो जो मैं आपको बोल के बता दूं कि जैसे कि बोला गया कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हो क्या गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जो कि एक प्रोडक्ट है, और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, एक रिएक्टेंट है। ठीक है, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया और आपने ऐसे कैसे लिख भी दिया। ये क्या कहलाएगा, आपका केमिकल वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। केमिकल रिएक्शन की क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊं कि जिंक जो वाला फर्स्ट में आपने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर, उसमें क्लियरली आपको पता चल रहा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, बनने वाला मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। लेकिन जब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बोलूंगी तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखो सिर्फ क्या पता चल रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि जिंक की रिएक्शन हुई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया है ना, हाइड्रोजन गैस हमको मिल गई। ये इस तरह से वर्ड की फॉर्म में बोलना, सिर्फ बोल करके बताना क्या कहलाता है, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना वर्ड फॉर्म में, वो हमारा वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, इसके अंदर हमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, है ना, तो इसके ड्रॉबैक्स को पूरी तरह से दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सिंपल इक्वेशंस का। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशंस में अगर आप देखें तो सेम वही होगा रिप्रेजेंटेशन की, जब भी कोई रिएक्शंस हो रही है तो ये जो एरो का साइन है ये बताता है, क्या बताता है बच्चों, कि रिएक्शंस किधर हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। इस रिएक्शंस के इधर ये जो होगा ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, है ना, और एरो के बाद वाले होंगे प्रोडक्ट्स। तो सेम ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वेशंस का वो तो सेम रहेगा, चाहे वो वर्ड इक्वेशन हो चाहे सिंपल इक्वेशंस हो। बट एक ड्रॉबैक क्या है वर्ड इक्वेशन का, कि वहाँ हमको मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं ये नहीं पता, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता। केमिकल फॉर्मूला नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि कब कितने मात्रा में वो टूटा था और बनने वाला सब्सटेंस हमको कितनी मात्रा में मिला था, है ना। तो इस तरह से हम वहाँ पर उनके एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स को नहीं गिन सकते, एटम्स को नहीं गिन सकते। लेकिन इसकी अगर हम बात करें सिंबल इक्वेशंस की तो हमको पर्टिकुलर यहाँ पे सिंबल्स के फॉर्म में रिएक्शंस दिखाई देगी। ठीक, और ये तो छोटी छोटी रिएक्शन से चलो लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन में, काफी बड़ी बड़ी रिएक्शंस हमको देखने को मिलती हैं जिनको वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में हमेशा लिख पाना, हमेशा एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पर, हमारी सिंबल इक्वेशंस की। सिंबल इक्वेशन दैट्स मीन सिंबल्स की फॉर्म में उनका प्रेजेंट करना। जैसे कि मैग्नीशियम, आपको पता है ना सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको बर्जिलियस ने उनके सिंबल्स दिए थे, है ना। सिंबल्स दैट मींस जो एलिमेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर अपने अपने सिंबल्स होते हैं कि नहीं होते। डोल्टन ने पहले से डॉट 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 करके बताया था कि कार्बन ब्लैक होगा, ऑक्सीजन ऐसे गोल होगा, बहुत सारे सिंबल्स। लेकिन वो भी कैसे थे, ग्राफिकल सिंबल्स थे, तो हर जगह उसको यूज करना पॉसिबल नहीं था। तो बर्जिलियस ने हमको पर्टिकुलर लैटिन लैंग्वेज में इनके सिंबल्स दिए। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, लेकिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, गैस की बात हम कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम एलिमेंट या मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और किसका फॉर्मेशन कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये हुआ हमारा सिंबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर सिंबल इक्वेशन को देखें तो काफी सारी चीजें क्लियर हमको हो रही है ना। और ये प्लस का साइन ये बताता है कि दो रिएक्टेंट्स हैं, है ना, तीन भी होंगे तो हम एक और प्लस लगाएंगे, फिर आगे उसको लिखेंगे। तो रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में दोनों में हम प्लस का साइन लगा करके यहाँ पे बनने वाले मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन बन रहा है और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। तो सिंपल इक्वेशंस की खास बात क्या है, नोट करके हमको बताया हुआ है कि सिंपल इक्वेशंस आर ऑलवेज रिटन फॉर्म द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वेरी राइट, कि अगर हमें वर्ड इक्वेशन पता होगी तो हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन में। लेकिन कब, जब हमें उनके पूरी तरह से परफेक्ट सिंबल्स याद हो, उनके फॉर्मूलाज याद हो, और वो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम सही 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 सिंबल इक्वेशन उसकी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि हमको क्या क्या पता चल रहा है सिंबल इक्वेशन से। ठीक है, अब वो सिंबल इक्वेशन जो हो गया उसने रिप्रेजेंटेशन हमको करके दे दिया। सिंबल इक्वेशन लिख ली, वर्ड इक्वेशन लिख ली, बात आती है किसकी, अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
बैलेंसिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग, क्या बैलेंस कर रहे हैं? हाँ, बैलेंसिंग दैट मीन्स हम क्या नाप तोल कर रहे थे जिसको हमको बैलेंस में लेकर आना है। हाँ, तो केमिकल इक्वेशन में इस बैलेंसिंग का मतलब क्या है? देखो, बैलेंसिंग का मतलब हम देखें यहाँ पर, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड कौन कौन सी? एक तो रिएक्टेंट, ठीक है, और एरो के दूसरी साइड पे कौन होता है? प्रोडक्ट। तो इन दोनों ही साइड्स के अंदर यूज किए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी, और जो प्रोडक्ट में यूज जो एलिमेंट्स हुए मतलब जो बने, उनकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हम अपनी मर्जी से किसी को भी तोड़ मोड़ नहीं सकते। मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम अगर 2 ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे आपने देखा था, अभी मैग्नीशियम ने, मैं यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ आपको, मैग्नीशियम जो था उसकी रिएक्शन हो रही थी O2 से, बन रहा था MgO, ठीक, बन गया। लेकिन इस रिएक्शन में अगर आपको देखो तो क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही रह गया, 1 रह गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मैं 2 लगा दूं तो यहाँ पर 2 Mg हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल रह गया, तो इसको भी मेरे को 2 करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये हो गई इसकी बैलेंसिंग। मीन्स आपको दोनों ही साइड्स में यूज किए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना होगा कि उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो टोटलिंग है वो सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कौन सा रूल दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर? कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बेसिस पर हम ना तो उनके एलिमेंट, ना तो हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उनको क्रिएट कर सकते हैं, और उनके जो मासेज होते हैं, जो ग्राम मासेज हैं उनके, वो भी बिल्कुल भी चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन में इसके लिए बैलेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम कोफिशिएंट का, ठीक है। तो यही आपको इस फॉर्मूलाज के अंदर बताया जा रहा है कि क्या बताया कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, कीप द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड, separate them by arrow whose head points from the reactant towards the products। ये पता है हेड पॉइंट जो होगा बच्चों क्या बताएगा हमको? प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट का बनना, इसकी टेल साइड बताएगी, ठीक है। अब वो हमको ये सब बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि जब हम इस तरह के फॉलो करेंगे और एक इक्वेशंस के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमको साफ पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ और यहाँ के नंबर्स थोड़े हमको चेंज दिख रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैक द एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स एंड बोथ साइड। अब हम क्या कर सकते हैं? इनको बैलेंस करने के लिए हम दोनों ही साइड के एटम्स को लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के एटम्स यहाँ पे कितने, प्रोडक्ट्स के अंदर कितने हैं, है ना। डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास वो क्या है कि आपको इन सबको फॉलो करना होगा। आपके पास जो है सबसे पहले जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस का वर्ड फॉर्म में लिख के देखें। वर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। इक्वेशन की फॉर्म के बाद आप उसको क्या करेंगे बच्चों? उसके एटम्स को काउंट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 ही टाइप के एटम्स हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो अब LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड, RHS दैट मींस प्रोडक्ट साइड, उस तरह से लिखेंगे और देखेंगे कौन सी साइड पे कितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमें उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें बैलेंसिंग करने के लिए अपने मन से उनके केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। दैट्स मीन्स यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था अभी, यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है, यहाँ पर भी 2 नहीं था, राइट। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ ये ऐसे था, राइट। यहाँ पे 2 था ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं है, तो आपने अपनी मन से ऐसे नहीं कर दोगे आप MgO2, ये नहीं बना सकते क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं होता है। मीन्स कहने का वो ये चाहता है कि जो भी केमिकल होते हैं जो यूज कर रहे हैं हम, उनका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला है जो उनके बैलेंसेस के बेसिस पे बना है, इलेक्ट्रॉन्स के जो लेन देन है उनके बेसिस पे बना है, और उनको बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको इस तरह से चेंज नहीं करेंगे। बैलेंसिंग के लिए हमेशा कोफिशिएंट जो होता है वो यहाँ पीछे ना लगा करके, हम यहाँ पीछे यूज ना करके कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? हमेशा सबसे आगे यूज करते हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको किसका? आयरन। अब सबसे पहले जैसे उसने कहा था कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसको वर्ड फॉर्म में लिखो। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड दैट मींस इसके अंदर कौन प्रेजेंट है?
आयरन ऑक्साइड भी है और Fe2O3 भी है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसमें दैट मींस Fe3O4 के अंदर दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कौन? आयरन। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, स्टीम के साथ करवाई, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये जो रिएक्शंस है ये बैलेंस है भी या नहीं। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया गया है? लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो हमारी इक्वेशन है, ये रही हमारी इक्वेशन। इसमें ये तो है रिएक्टेंट्स, इसको मैं R लिख देती हूँ, और ये है हमारे प्रोडक्ट्स, ये वाले। इसमें हमको देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल, और उनका टोटल काउंट कितना है। तो एलिमेंट हम देखें तो 3 ही एलिमेंट्स हमारे पास है। एक तो आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। आयरन LHS साइड, दैट मींस ये वाला रिएक्टेंट साइड वाला हमारा हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड जो है वो हमारा ये है, जिसको हमने बोला है RHS। ठीक है, अब LHS साइड में हम आयरन को देखें तो आयरन कितना है बच्चों? 1, लेकिन राइट हैंड साइड पे कितना है? 3। फिर हाइड्रोजन की बात हम यहाँ पे करें तो हाइड्रोजन वहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 2, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात हम यहाँ पे करें तो ऑक्सीजन LHS साइड पर है 1, लेकिन RHS साइड पे कितना हो गया है? 4। ठीक है, तो देखिए हम द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इक्वल ऑन बोथ साइड, एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एटम आर नॉट इक्वल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? NCERT के रूल्स के मुताबिक सबसे पहले on inspection the number of oxygen atom in the reactant H2O is a 1 while the product Fe3O4 these are 4. To balance the atom put coefficient 4 before H2O on the reactant side. The partially balanced equation may be written as, that means हमें करना क्या होगा यहाँ पर इस मेथड को, जिससे हम इसको सोल्व कर रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं हम इस मेथड को? हिट एंड ट्रायल। दैट मीन्स कोशिश करेंगे, गलती होगी, फिर से कोशिश करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाना, लेकिन वास्तव में तुक्का लगाते नहीं है। एक वेल डिफाइंड बैलेंसिंग ये मेथड ये होता है हमारा, है ना, पर हम इसको बोलते क्या? हिट एंड ट्रायल। अब NCERT के रूल के मुताबिक क्या बोला जाता है कि जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो जितने भी आपके पास यहाँ पे सब्सटेंसेज हैं उनको एक ब्लॉक में बंद कर लें, ऐसे। ठीक है, जब आप इनको ब्लॉक में बंद कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसमें से किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने मन के मुताबिक कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, और यहाँ पे किसी भी तरह का नीचे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाना है। आपको कोएफिशिएंट इसके आगे ही यूज करना है। और फिर तो सेकंड रूल उनका ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक ऐसे कंपाउंड को चूज करना है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे हो। अकॉर्डिंग टू NCERT ऐसे प्रोडक्ट को हमको, ऐसे कंपाउंड को यूज करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा हो, और उस एलिमेंट्स का जो चेंजेस है, नंबर ऑफ एटम जिसमें ज्यादा वेरिएशंस में हो रहे हो। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट साइड में मिला कौन? Fe3O4, और उसमें से भी कौन? ऑक्सीजन, जिसके अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन 4 था, और वहाँ हम पिछली वाली रिएक्शंस के अंदर अगर हम जाएं तो देखो यहाँ हमारा ऑक्सीजन 4 था और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे कुछ नहीं था। वाटर मॉलिक्यूल कितना था? 2। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के अंदर हम देखें तो वहां पर 4 था और ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे 1 है ना, इस साइड पे 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसी की बैलेंसिंग को कंसिडर करना होगा। इसीलिए यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल के आगे 4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम डायरेक्टली कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर कोएफिशिएंट लिखेंगे। क्यों? ताकि आप कंफ्यूज ना हो और एक साथ सिर्फ एक ही में चेंजेस को ना दिखे आपको। इस 4 का मतलब है कि इस पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के अंदर चेंजेस होने वाला है। यहाँ पर आपने बैलेंस नहीं किया, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अभी हाइड्रोजन का बैलेंस आपने नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को ही क्यों चूज किया? क्योंकि सबसे पहले हमने ऐसे कंपाउंड को चूज किया जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा थे, है ना, और उनके अंदर होने वाला जो चेंजेस है एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ एटम्स में, वो सबसे ज्यादा कंसिडर हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था और यहाँ हम देखें तो 1 था, तो सबसे ज्यादा वेरिएशन यही दिखाई दिया हमें। तो यहाँ पे हमने नॉन मेटल्स यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया,
यहाँ पे हमने 4, तो वाटर के अंदर आगे हमने 4 लगा दिया। ठीक, अब हम देखें तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब सेकंड काम हमको क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू इक्वल हाइड्रोजन एटम पुट कोफिशिएंट 4 बिफोर H2 ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर हमारा 4 H2 है और H2 के बाद 2 पहले से ही था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया टोटल 8। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो आप हाइड्रोजन के आगे कितना लगा दोगे, 4। तो यहाँ पे ये टोटल हो गया 8, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया टोटल 8 और ऑक्सीजन हो गया 4। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो ही चुका है। अब कौन बच गया बच्चों, मेटल बच गया हमारा, कौन, आयरन। तो आयरन को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आयरन 3 है। अब हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे भी लगा देंगे 3। अब ध्यान से अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो हमारी इक्वेशंस कैसी हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। मीन्स 3 आयरन है, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4। ठीक, तो इस तरह से जो है हम बैलेंसिंग को लेकर के चलोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप इसको बैलेंस्ड करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल्स। मींस जो इक्वेशंस के अंदर जो भी सिंबल्स आपको यहाँ दिए हुए होते हैं, जैसे कि गैसेस फॉर्म वाला हो गया या एरो है, पॉजिटिव का साइन है, ये सब किस चीज को इंडिकेट करते हैं, है ना, ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल्स हैं, ये क्या यूज होते हैं हमारे इक्वेशंस के अंदर। तो हम ध्यान से देखेंगे और इन सिंबल्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस को एक बार में देखते ही एट ए ग्लांस हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो होने वाला चेंजेस किस चीज को बता रहा है ना। यह रिएक्शन प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक इन नेचर है, डिकम्पोजिशन है, या फिर इसमें 2 रिएक्शन जो रिएक्टेंट मिलकर के थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या एक रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सब हम देख करके बता सकते हैं किसके थ्रू, इन सिंबल्स के थ्रू। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन के आगे गैसेस गैसर लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि इनकी जो स्टेट है वो कैसी है, गैसियस। जो एरो है आपको ये बता रहा है कि इसका जो हेड पार्ट है वो ये बता रहा है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, टेल पार्ट ये बता रहा है आपको कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। हेड पार्ट जहां जहां आगे बढ़ेगा दैट्स मींस हम प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, है ना। फिर आपको यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये आगे जो 2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, ये हमें आपको बता रहा है कि जब हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये जो कुछ नहीं लिखा हुआ ये 1 है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ करवाई तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आपको 572 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई। सेम इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन ये बता रही है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एनर्जी कितनी मिल रही है, 484 किलो जूल। ठीक, यहाँ पे बनने वाला जो चीज है वो किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, जबकि यहाँ पे बनने वाली जो रिएक्शन है वो लिक्विड है, और दोनों में ही आपको एनर्जी के अंदर चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। बट जो पॉजिटिव साइन है वो किस चीज को बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, मतलब एनर्जी हमको ऑब्टेन्ड हुई, एनर्जी इन्होंने क्या की, रिलीज की, और रिलीज एनर्जी किसके पास गई, सॉरी हमारे पास, है ना। तो जब वो हमारे पास आई तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट का क्या हेल्प कर दी हमारी, देखते हमने पहचान लिया कि पहली वाली जो रिएक्शंस है उसमें 2 गैसेस मिलकर के एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर रही हैं और ये रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक इन नेचर, जबकि दूसरी रिएक्शन हमको ये बता रही है कि जो 2 गैसेस हैं इनके मिलने से हमें यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है H2O का, है ना, गैसेस की फॉर्म में, और इसमें भी हमको रिएक्शन इवॉल्व होती, एनर्जी इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, दैट्स मीन दोनों ही एक्सोथर्मिक इन नेचर है ना। तो इस तरह से सिग्निफिकेंस होता है। अब सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि जो रिएक्शन है AgNO3, इसकी रिएक्शन जब हमने एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाई तो AgCl, यहाँ पर आपको या तो इस रिएक्शन को PPT लिख करके भी शो कर सकते हैं हम, या जब PPT जब प्रेसिपिटेट बन रहा होता है तो हम उसको, ये जो डाउनवर्ड एरो होता है ये साइन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ PPT का, जैसे प्रेसिपिटेट का, एंड अपवर्ड जो एरोज होता है बच्चों ये बताता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है तो वहां पर आप या तो गैस लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या फिर गैस का जो ये ओनली G लिख सकते हैं, या आप इस तरह से साइन लगा देंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन में गैस जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये सिग्निफिकेंस होती है, बहुत काम की चीजें हैं जिसको देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है ना। अब देखो ये HCl की पीपीटी बनी, प्रेसिपिटेट बना, या तो मैं वहां पर पीपीटी लिख दूं या फिर क्या लगा दूंगी, डाउनवर्ड एरो लगा दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है और कौन सा सॉल्यूशन था हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन वहां पे प्रेजेंट था। तो ये होते हैं स्टेट सिंबल्स की बहुत ज्यादा फायदे हमको, है ना। फिर हम देखिए थर्ड सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन डाइल्यूट और कंसंट्रेशन इज रिटन बिलो द फॉर्मूला, मींस एसिड जो होते हैं डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड, हम किसको लेते हैं, एसिड्स को। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड जो होती है वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। देन उसके अंदर हम क्या करते हैं, 90% ऑफ वाटर ले रहे, 10% ऑफ हम एसिड का लें, तो वो जो बनने वाला एसिड है वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की जो रिएक्शन हो रही है वो प्योरली कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ना होकर के किसके साथ करवा रहे हैं हम, डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवा रहे हैं, जिसमें मैग्नीशियम ने डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है और बनने वाला जो मीडियम है हमारा एक्वस ही रहेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दैट वाटर के अंदर बना सॉल्यूशन है और साथ में कौन रिवॉल्व होगी, H2 गैस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द completions of reactions are written above and below the arrow। अब दैट मींस इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब क्या चीज होती है, मतलब एक रिएक्शंस के अंदर जो स्टेट सिंबल है वो क्या हेल्प कर रहे हैं। इन सब स्टेट सिंबल ने आपको कितना कुछ बताया गैसेस के बारे में, वो जो लिया हमने एसिड वो कंसंट्रेटेड था या डाइल्यूटेड था उसके बारे में। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही हमको क्या दे रहे हैं स्टेट सिंबल की, जब हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो हमें हमेशा करवाते टाइम क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर फिक्स है, कितना 500 डिग्री सेल्सियस लेना होगा, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा 200 ATM, साथ में हमको यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा जो कौन है, आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इन सब की हेल्प पे, इन सब की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। साथ में हमें ये बता रहा है कि इतनी ज्यादा कैलोरिक हीट जो है वो इवोल्व हो रही है ना, ठीक। तो इस रिएक्शन से हमको ये सब पता चला। साथ में एक और सिंबल है जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, वो होता है हमारा ये सिंबल, जो ये बताता है कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, दैट मीन्स रिवर्सिबल जो कंडीशंस हैं उसको बताने वाली जो सिंबल्स हैं वो कौन है, ये। कुछ रिएक्शंस क्या होती है जिस तरह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फिर से लोड करके आ सकती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को शो करने के लिए हम इस वाले एरो का यूज करेंगे, वहां हम सिंगल एरो का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं। द हीट एब्जॉर्ब इन द केमिकल रिएक्शन इज रिटन ऑन द राइट साइड बाय पुटिंग। अब देखो वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में एक और आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। पॉजिटिव साइन जो होता है वो एक्सोथर्मिक के लिए होता है और एंडोथर्मिक के लिए मतलब हमको हीट देनी पड़ी है, उसने एब्जॉर्ब की है, हमसे ले ली है, तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उसने हमको हीट दे दी तो हमारे पास इंक्रीज हो गई, तो एक्सो। एंडो मतलब उसने एब्जॉर्ब की है तो हमारे यहाँ से तो कमी हुई है ना, इसलिए हम उसको कौन से साइन से डिफाइन करते हैं, नेगेटिव। और ये साइन किसके लिए होता है बच्चों, रिवर्सिबल चेंजेस के लिए। तो इस तरह से एक जो रिएक्शन जो हो रही है उसके अंदर जो स्टेट सिंबल्स हैं किस तरह से हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं वो हमने इस तरह से अभी जाना, इन जो मेथड्स हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है। बैलेंसिंग आपने सीखी, स्टेट सिंबल्स को पहचानना सीखा, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कितने वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिससे आप पहचानते हो कि सही दिशा में वो हुई है या नहीं हुई है, मीन्स वो इवोल्यूशन गैसेस वाला, कलर चेंजेस वाला, ये सब उससे आपने पहचाना, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होती कितनी टाइप्स की हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में अगर यहाँ बात करें हम तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस को 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। ये हो गया हमारे 6 टाइप की केमिकल इक्वेशंस, सॉरी 7 है ना, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस हमारे पास है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हुए चलेंगे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारे पास देखें तो ये है हमारे पास लो एंड फास्ट केमिकल रिएक्शन, मींस कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको होने में बहुत टाइम लगता है और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो फटाफट से हो जाती है। मींस यहाँ पर जैसे हमने बात की है
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करें, ये एक होता है बेस, ये होता है एसिड। एसिड और बेस के बीच में होने वाली जो रिएक्शंस होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ये इतनी फास्ट होती है कि 10 सेकेंड्स में भी हो जाती है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स है ये NaCl का फॉर्मेशन होगा और ये वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको हम, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और ये काफ़ी फास्ट रिएक्शंस हैं। इसी तरह से एक और फास्ट रिएक्शन की बात में करूँ तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो थी हमारी सिल्वर नाइट्रेट की और HCl के बीच में, जिससे हमें सिल्वर क्लोराइड का PPT बन रहा था, साथ में HNO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ हमारे पास यहाँ पे व्हाइट PPT का। ठीक, तो ये रिएक्शन भी कैसी थी, फास्ट रिएक्शन थी। इसके अलावा अब डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो जब क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं तो क्रैकर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से जलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्रैकर्स को आग लगाया वो सोच के 1 घंटे बाद फटेगा, नहीं। जैसे ही आप उसके पास फायर को लेकर जाओगे, केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल फटाफट से फायर से रिएक्शन करेंगे और जल उठेंगे, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी फास्ट वो रिएक्शंस होंगी। इसी तरह से LPG गैस का जो सिलेंडर है उसके अंदर अगर आप LPG गैस को जरा भी रिलीज अगर वो हो जाए, है ना, जब वो रिलीज होती है तो आप इतनी सी भी आग उसके पास लेकर जाओगे, छोटी सी भी चिंगारी अगर मिल गई उसको, तो वो बिना कुछ सोचे समझे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में जल उठेगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, फास्ट रिएक्शंस के अंदर। स्लो रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो स्लो रिएक्शंस में मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला जो एक रिएक्शन में लेकर आई हूँ रस्टिंग की। ये जो है रस्टिंग काफ़ी स्लो रिएक्शंस होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको लेबोरेटरीज के अंदर नहीं करा सकते। नॉर्मली अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हैं तो इसको होने में कम से कम 1 या 2 साल लग जाते हैं। इसके लिए दोनों कंडीशन ज़रूरी होती है कि एक साथ एक ही टाइम पर इसको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और वाटर यानी कि मॉइस्चर भी। ये दोनों अगर इसको साथ में मिल रहे हैं तो क्या होगा, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जो कि ब्राउन कलर का एक पाउडर या सब्सटेंस होता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। और ये जो नेचुरली होने वाली एक रिएक्शंस है जिसको हम स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, बट ये रिएक्शन लेबोरेटरीज के अंदर हम करवा करके देख सकते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे आपको नहीं बोलना है फास्ट, ये हमने इसके नेचुरली होने वाले जो है प्रोस्पेक्टिव उसकी तरह से हमने इसको बोला है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में हम इसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारी स्लो रिएक्शंस है। आगे बढ़ते हैं हम रिवर्स, सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। जस्ट अभी हमने स्टेट ऑफ सिग्निफिकेंस जो थे हमारे उसके अंदर इसको डिस्कस किया था कि जो रिएक्शंस हैं इस रिएक्शंस के 2 पार्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट A + B से सीधे सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के C + D का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कहाँ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, जो कि सभी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये वापस से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, C + D, A और B में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब जब ये बैकवर्ड हो रही है, ये हम मैं फॉरवर्ड के लिए F यूज कर लेती हूँ, बैकवर्ड के लिए यहाँ पर B यूज कर लेती हूँ। ठीक है, जब ये वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो अब ये रिएक्टेंट बन जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही कैरी हम करवा सकते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन है हमारी। ठीक है, सॉरी, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल डैश में जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं मैक्सिमम रिएक्शन जो होती हैं वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, जिसको हम फिर से रिपीट नहीं करा सकते। तो इनको तो हम कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंगल एरो के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। ये आप जानते होंगे, ये मेथेन है ना, मेथेन का यहाँ पे कंबशन हो रहा है। कंबशन डैश में कोई भी चीज अगर हम जला रहे हैं उसको, तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एंड कंबशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का, साथ में कौन रिलीज हो रहा है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है हमारी इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन। फिर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैं बात करूं बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर एक रिएक्शन होती है सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट जो है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड होती है जिसमें कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। एंड थर्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो एडिशन रिएक्शन दैट मींस रिएक्टेंट का, सब्सटेंसेस का रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, यानी कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन।
कंबाइंड होना, कॉम्बिनेशन भी हम इसको बोलेंगे। तो जो रिएक्टेंट है उनका कंबाइंड होना, एडिशन होना, क्या कहलाता है हमारा एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें से भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर रिएक्ट करें तो किस रिएक्ट करें और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो वो क्या कहलाती है, हमारी सिंथेसिस रिएक्शंस कहलाती हैं। और अमोनिया का सिंथेसिस कौन से प्रोसेस से करते हैं, हम हेबर प्रोसेस से करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, देखो कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड का। तो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे एडिशन रिएक्शंस में। थर्ड टाइप कौन सा था, कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तीनों टाइप के ही हमने यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख लिए। और सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट इन द एडिशन रिएक्शन, मींस हो क्या रहा है, एडिशन रिएक्शन उसको कहेंगे हम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे, ऐड होंगे और किसका यूज करेंगे, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। वो रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शंस। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में ही डिकम्पोजिशन है, दैट्स मीन ब्रेक डाउन हो जाना। इसमें होगा क्या कि एक जो रिएक्टेंट है वो टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सॉरी 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रिएक्शंस हो रही है ना, ये इसको करवाने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए होंगी। या तो ये लाइट की प्रेजेंस में होंगी, लाइट तो कौन सी लाइट, जो सन से हमको मिल रही है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। दूसरा होगा जो हम हीट दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, अगर हम हीट दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रहा। ठीक है, फिर या हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर करवा रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, और ये हमारा फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस इसको हम कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने जब हीट दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब देखो क्या डिफरेंस है, एडिशन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बस आपको क्या याद रखना है, क्या क्या कंडीशन चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए, एक तो थर्मल यानी कि जो हम हीट दे रहे हैं उसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी दैट्स मींस इलेक्ट्रिसिटी वही लाइट पास करा करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके करेंगे तो हम किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो होगी वो कहलाएगी फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें आप देखो AgBr जो होता है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट होता है, Ag+Br2 में। सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्यादातर जो ब्लैक हो जाते हैं वो इसी रिएक्शंस की वजह से होते हैं, है ना, क्योंकि सिल्वर जो है डिकम्पोज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। और साथ में एक जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो भी इसको काफी इफेक्ट करती है, तो ब्लैकिश सब्सटेंस में वो चेंज हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें कोरोजन वाले पार्ट्स के अंदर, है ना। फिर है हमारा decomposition reactions in which a compound decompose into elements known as analysis reactions। ठीक, अब जैसे वहां पे सिंथेसिस रिएक्शन थी बच्चों, जिसमें हो क्या रहा था, 2 एलिमेंट थे जिनका फॉर्मेशन जो रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन दोनों की स्टेट जो कैसी थी, एलिमेंटल फॉर्म में थी, एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट ये जो एनालिसिस रिएक्शन है ये सिंथेसिस रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है, मींस उसमें 2 एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जबकि यहाँ पर एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, 2 एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सिंथेसिस रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन कौन सी हो गई, एनालिसिस, जिसमें दोनों एलिमेंटल फॉर्म्स जो है उनका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है ये सब। आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको ये कहता है कि जब जो मेटल्स होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होंगी दूसरी अदर मेटल से, तो वो हायर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देंगी, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जो कॉपर है ना, कॉपर हो गया हमारा, मर्करी हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये इन सब की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। किससे कम है, हाइड्रोजन से। ये कभी भी हाइड्रोजन को उसके मॉलिक्यूल से रिप्लेस नहीं कर सकती, और साथ ही साथ इनके साथ साथ अगर कोई और अदर मेटल्स हैं तो ये सब उन अदर्स मेटल्स को भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स ये होती हैं।
तो आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हुई है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, आयरन सल्फेट का, है ना, और कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। बट ये रिएक्शन अपोजिट होती, मीन्स यहाँ पर अगर मैं लेती कॉपर को और यहाँ हमारे पास होता आयरन सल्फेट, तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं होती, बिकॉज आयरन की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, वो कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि आयरन को उसके सल्फेट से रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड है, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। किसकी रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटी। तो हायर रिएक्टिव जो मेटल्स होंगी वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देंगी, बट ये जो है कॉपर, सिल्वर, मर्करी वगैरह, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, और ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या था, यहाँ पे जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आप देख सकते हो कि एक सिंगल मेटल जो है उसको दूसरी वाली मेटल का जो कंपाउंड है वहां से रिप्लेस कर रही है, इसलिए इसको हमने बोला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं दोनों मेटल्स के अलग अलग। अब जब इनमें रिएक्शंस होंगी तो इनके जो प्रोडक्ट हैं आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। जैसे यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है तो आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और NaCl की जगह पे क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट। ऐसा क्यों, बिकॉज सोडियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, सिल्वर से। तो जो हायर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड में से उसको रिप्लेस कर देगी और कुछ खुद वहां पर चली जाएगी, और किसका फॉर्मेशन कर लिया उसने, सोडियम नाइट्रेट का। एंड Cl जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, HCl का। तो इस तरह से जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप किस किस को कंसिडर करते हो, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं एसिड एंड बेस के बीच में, या जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो सभी किस कैटेगरी के अंदर आती है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आती है। तो जितनी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो सब कैसी हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स का क्या मतलब होता है, रेडॉक्स के अंदर आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता क्या है पहले तो हम वो जानेंगे। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ दोनों ही हो रहे होते हैं, क्या क्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक, अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं। इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस प्रोसेस लाइक रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, फेडिंग ऑफ द कलर ऑफ द क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ द combustible substances such as cooking gas, wood, coal, etc. All such processes fall in the category of specific type of chemical reactions called oxidation, reduction reactions और redox reaction. That means हमारे आसपास जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, और उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से या उनके नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस घट रहे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होता है, उन सभी के बेसिस पे जो रिएक्शंस हो रही होती है, मेनली जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं अभी, जो जितनी भी पढ़ी थी उन सब में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिसमें हम उनको पहचान सकते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम जितनी भी जो रिएक्शंस हैं हमारे आसपास वो सब किस कैटेगरी के अंदर आती है, रेडॉक्स के अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये पहचानें कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है, तभी तो हम कहेंगे कि वो रेडॉक्स है कि नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को पहचानते हैं। ऑक्सीडेशन के क्या डेफिनेशन से बच्चों, द ऑक्सीडेशन ऑफ ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस व्हेन, कब, डेफिनेशन मतलब हमको पहचानना होगा कब कब होगा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट कंडीशन हमको बताइए, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट है जो सब्सटेंस है उसके साथ अगर ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है, ऑक्सीजन एलिमेंट जुड़ जाता है तो उसको हम क्या मानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन की है तो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। सेकंड, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी, है ना। तो इस रिएक्शंस में तो हम देखेंगे जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी ना जनरली सभी किस कैटेगरी के अंदर है, या तो उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है या एक साथ दोनों ही हो रहे हैं, तो हम उनको बोल देंगे रेडॉक्स। ठीक, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में हमको बताया कि फर्स्ट हम कैसे पहचानते हैं उनको कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
दूसरा क्या है कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम ए सब्सटेंस, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसमें से देखो H2 अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, तो ये सल्फाइड जो है इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। इसका यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। फिर देयर इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, खींच लेता है ना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनके साथ जुड़ेगा तो होगा क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो जाता है, अभी आपको वैलेंसी इसके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं बच्चों, हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब आपने पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये सब कैसे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सल्फर, है ना। अगर इनका एडिशन होता है तो क्या हो रहा होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो फर्स्ट हमने पहचाना था कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड हमने कैसे पहचाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर हैं, जुड़ गया है उसके साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमको क्या कह रहा है, फोर्थ हमको कह रहा है कि अगर वहां से पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल। अब कैसे पहचानेंगे, देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो इस साइड पे होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस साइड पे होता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर सबसे पास में इधर सबसे पहले लिखेंगे किसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, और सबसे आगे इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को। ऐसे ले लेते हैं LHS एंड RHS। RHS में हम किसको लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और LHS पे किसको लिखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका रिमूवल अगर हो जाएगा तो भी हम क्या बोल देंगे कि उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। वापस से बताती हूँ, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव हो जाना किस चीज को बताएगा, आपके ऑक्सीडेशन को बताएगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको वही रिएक्शंस दी गई है ना। फिर हम देखते हैं आगे रिडक्शंस के बारे में। रिडक्शंस में जो आपने ऑक्सीडेशंस के अंदर जो कंडीशंस देखी है, वैसे तो बच्चों रेडॉक्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका एक अलग से बुक है, अलग से चैप्टर्स होती हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे बहुत ही लो लेवल पे पढ़ रहे हैं, मीन्स आगे हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह से निकालना सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होते हैं, वैलेंसीज जिसको आप कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, फिर उसके बाद जो चार्ज होगा वो उनका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, है ना। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जब कोई भी एलिमेंट जो है जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, जितना चार्ज जो ट्रांसफर कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वैलेंसीज में एक सिंगल एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हो, एटम है जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम है, कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे जिसको उसने रिमूव कर दिया, या कितने इलेक्ट्रॉन वो ऐड करा सकता है, वो उसकी वैलेंसीज है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर। बट वहाँ पर इतने बड़े लेवल पे हमको नहीं जाना है, इसलिए हम बहुत ही लाइट जो बेसिक लेवल है वहाँ से हम इसको सीख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन का जो सपोजिट हम रिडक्शन में लेकर के चलेंगे तो फटाफट से हमको इसकी भी शर्तें याद हो जाएंगी। फर्स्ट वहाँ पर क्या था कि ऑक्सीजन का ऐड होना, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना हमने वहाँ पे देखा था। तो रिमूव वहाँ पे हाइड्रोजन को किया था, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हाइड्रोजन को। तो फर्स्ट ये है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ हमने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अगर जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा था, वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। और बोला था कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो हैं अगर, तो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला हम देखते हैं, उसके बेसिस पे भी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर इज ए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। सेकंड वहाँ क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेकंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है तो दैट मींस उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देखें ये जो H2O वो H2 में रिड्यूस हो गया है, ठीक। फिर नीचे भी देखें हम, जिंक ऑक्साइड जो है इसमें से हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो जिंक में कन्वर्ट हो गया है, हो गया ना। तो यहाँ पर भी इसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं
देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस। यस, वहाँ पे हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस अगर रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ उल्टा कर दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करा दो, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, मैग्नीशियम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आपको भी लिखवाया था भी कौन कौन से होते हैं, ये इसके साथ जुड़ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। फिर बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन था, तो इसका अपोजिट कर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उनको रिमूव करा देंगे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जैसे कि Cl था, यहाँ पे Cl2 बाहर निकाल दिया हमने, Cl2 एक ही बच गया, तो कमी तो हो गई ना इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों ही चीजें हो रही होंगी उनको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसके अंदर आपको जो कुछ टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी बताऊंगी, पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को पहचान लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर CO कार्बन कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया Cu में, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना बच्चों, तो क्या हो गया, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन जो है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन हो गई रेडॉक्स रिएक्शन हमारी, जिसमें एक बार में ही दोनों ही काम हो रहे हैं हमारे, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और टर्म हमारे पास आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मींस ऐसे सब्सटेंस, नाम में ही ऑक्सीडाइजिंग है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। मींस यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस क्या करेंगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। इसने किसको ऑक्सीडाइज किया है, वाटर को, सॉरी हाइड्रोजन गैस को, किसमें, H2O में, अपना ऑक्सीजन दे दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो हम कैसे पहचानेंगे इनको, जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होंगे हमारे सामने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कौन होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों, बिकॉज इन्होंने खुद को ऑक्सीडाइज किया है और दूसरे को रिड्यूस किया है, जैसा कि इनका नाम है, नाम के ऊपर जाना है हमें। ऑक्सीडाइजिंग मीन्स जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस हो रहेंगे, तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग, एंड रिड्यूसिंग वो जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, किसको रिड्यूस किया इसने, कॉपर ऑक्साइड को, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। सॉरी, यहाँ आपको बताया हुआ है कंपेयर करके कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन किसको कहा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका अपोजिट यहाँ पर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना। सॉरी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, जस्ट इसका अपोजिट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हम यहाँ पर रिमूवल हो रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आयंस। ये वाला जो टर्म है बच्चों, इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे समझाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे रेडॉक्स जो है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस पे नहीं है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, मीन्स जो ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ये किस तरह से डेली लाइफ में हमें इफेक्ट करता है। ये कुछ तरीके से हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है और कुछ तरीके से काफ़ी हार्मफुल है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कंबशन रिएक्शंस नहीं होगी, रेस्पिरेशन जिसके थ्रू आपका जो फूड है जो आप ईट करते हो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसकी फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जो आपको एनर्जी देता है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। और जो कंबशन रिएक्शंस हो रही हैं आसपास जितनी भी, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, और वो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं हो रही होंगी तो, ठीक है। लेकिन कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। यहाँ पर हमने जो है डाला है आपके पहले सामने सबसे पहले कुछ यूजफुल इफेक्ट्स, जिसमें से मैंने जैसे आपको बताया कंबशन रिएक्शंस, जैसे कि मैथेन है आपकी, है ना, मैथेन वगैरह जो है उसको जब हमने कंबशन करवाया तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। मैथेन गैस कौन सी होती है आपकी, गोबर गैस जिसको आप कहते हो, मैथेन गैस, है ना, ये किस
बहुत सारे यूजेज इसके होते हैं। फिर ये जो है आपका यहाँ पर फूड फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ग्लूकोज है उस मॉलिक्यूल का यहाँ पर कंबशन हुआ, जिससे हमको CO2 का फॉर्मेशन हुआ, वाटर और एनर्जी मिली। इसमें फूड का फॉर्मेशन किया, किसने किया, प्लांट्स ने, है ना। अगर ये नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। रेस्पिरेशन के अंदर फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, किसके अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी सेल्स को, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा लिविंग जो है एनर्जीज मिलती हैं। ब्लड सर्कुलेशन, आपके हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, और वो सभी पूरे ब्लड में उसको रोटेट करता है ना। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी हीमोग्लोबिन के अंदर तो हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे डिफाइन भी मैंने किया हुआ है। तो ये सारा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो सब किसके बेसिस पे हो पा रहा है, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, पॉल्यूशंस। वो कैसे कि जितने भी कंबस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे हम कोल को बर्निंग करें, LPG को बर्निंग करें, या फिर जो भी हम यहाँ पर डीजल पेट्रोल का यूज़ जो करते हैं, उन सब से हमें वो सब क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। दैट मीन्स उनसे निकलने वाली जो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और बहुत सारे जो कि एसिड रेन वगैरह को भी फॉलो करेंगे, है ना। तो ये सब जो है पॉल्यूशन वगैरह किसकी वजह से हो पा रहा है, हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से, कंबशन की वजह से, ठीक है। ये हार्मफुल इफेक्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सेकंड हम बात करें कोरोजन का, तो जो रस्टिंग वगैरह जो है, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन के जो बहुत ही ज़्यादा जो यूजफुल जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, और उनमें रस्ट हो जाती है। तो सिर्फ कोरोजन के अंदर हम बहुत सारी मेटल्स को रखते हैं, लेकिन रस्टिंग जो है वो सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, कोरोजन क्या होता है, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, है ना। मीन्स जो मेटल्स हैं उनको धीरे 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 जो प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, और जो अदर गैसेस है, मिल करके धीरे 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 पूरी तरह से खराब कर देता है, जिससे कि वो यूजेबल नहीं रह जाती। उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। और ये कोरोजन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इसमें फर्स्ट हमने जो यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पर रस्टिंग के लिए। रस्टिंग बेसिकली होता क्या है, जब आयरन की रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और साथ में हमको क्या चाहिए, मॉइस्चर या फिर वाटर, जब इनके कांटेक्ट में वो रहेगा तो वो क्या होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ब्राउन कलर का एक रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, जो धीरे धीरे पाउडर की फॉर्म में गिरना स्टार्ट कर देता है। आयरन का इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतने कमजोर से पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स अब वो यूज करने लायक बिल्कुल नहीं बचा। इसी को हम बोलेंगे रस्टिंग। और रेड जो प्रोडक्ट है, ये जो फेरिक ऑक्साइड हमको जो मिला है, यही क्या है, हमारा रस्ट है। सेकंड हम देखें, कॉपर के अंदर भी रस्टिंग होती है, सॉरी कोरोजन होता है। वो कैसे होता है, कॉपर के जो यूटेंसिल्स आप यूज करते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि कॉपर के अंदर वाटर को भर के पीना चाहिए, तो जब जितना ज़्यादा हम उस वाटर को उसके अंदर रखेंगे, उसको अगर हम देखेंगे तो उसके नेक के आसपास जो ग्रीन कलर का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो ग्रीन डिपॉजिट ही क्या है, हमारा कोरोड कॉपर है, ठीक है। अब वो बना कैसे, जब कॉपर किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन तो है ही, मॉइस्चर भी है, साथ में एनवायरनमेंट की CO2 गैस जो होती है, इन सब के सब रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो जो कॉपर के जितने भी यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे हो, जिनके पास ग्रीन कलर का जो डिपॉजिट आप देखते हो, वो क्या होता है, कोरोड कॉपर होता है ना, जिसका नाम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर ग्रीन होता है। तो सेकंड जो कोरोजन मेटल हमने पढ़ी वो कौन सी थी, कॉपर थी, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर। ये हमारे लिए काफी बड़ी समस्या होती है कि सिल्वर के इतने अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स हम परचेज करके लेकर आते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है अपने आप ब्लैक होना स्टार्ट कर देते हैं। वही क्या कहलाता है, उसका कोरोजन कहलाता है, ठीक है। इस बहुत सारे पुराने सिक्के आपके पास होंगे, कॉइन्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने एंकलेट्स वगैरह खरीदे होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो कोरोड हो जाते हैं। किसकी वजह से, जब सिल्वर किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर की हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह तो है ही,
ऑक्सीजन भी साथ में होगी सही, लेकिन उनके साथ साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड में, जो कि कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और इसी ब्लैक कलर की वजह से हमारा सिल्वर जो है वो टर्निश हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमने रस्टिंग ऊपर पड़ी, इनको बचाने का क्या तरीका है? ऐसा तो हो ही नहीं कि हम उसको खुला छोड़ दें, उसको कोई प्रिवेंट ना करें, तो ऐसे तो हमारा सारा ऑब्जेक्ट ही खराब हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रिवेंटिंग वाले जो मेथड है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, किससे बचने के लिए, रस्टिंग से। क्या दिया हुआ है कि आप उसके ऊपर, ये बहुत ईजी है कि पेंट वगैरह कर दें, ग्रीस कर दें, है ना, ऑयल वगैरह लगा दें, जिससे क्या होगा, जो आयरन के ऑब्जेक्ट है वो इजीली खराब नहीं होंगे, है ना। फिर ये तो बहुत छोटे उपाय हो गए जिसको हम घर पे कर सकते हैं। अब बड़े लेवल पे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन करवा देना चाहिए। मतलब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उसकी एक कोटिंग उसके ऊपर हम कर दें। उससे होगा क्या, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दी तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो जिंक आयरन से पहले उससे रिएक्शन करेगी, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आयरन बच जाएगा सेफली और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसके अंदर आयरन के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है जिंक की। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, प्लेटिनम की, तो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होती है। अगर उसकी वहाँ पे कर दे तो हम उसको बोल देंगे प्लेटिनम की कोटिंग उसको बोल देंगे। ठीक है, तो लेकिन प्लेटिनम काफ़ी महंगा होता है हमारे पास, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम टिन की कर सकते हैं हम जिंक, प्लैटिनम तो काफ़ी वो होता है, बिल्कुल लीस्ट मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो उसकी जगह टिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको टिन कोटिंग बोल देंगे। ठीक है, फिर आता है रैंसिडिटी। ये जो है क्या कहलाता है हिंदी में, विकृत गंधिता। दैट मीन्स जो फूड हम खाते हैं, पैक्ड फूड, उन पैक्ड फूड के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस चली जाए तो वो क्या करेगी, उनको ऑयली बना देगी, उनको खराब कर देगी और उसमें से गंदी से स्मेल आने स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि हम ऐसी विकृत गंधित जो वस्तुओं को अगर खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो जो विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी है, ये एक्चुअली है क्या, ऑक्सीडाइजेशन है किसका, फूड का। जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो इस तरह से रैंसिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो अगर कोई चीज़ डेवलप हुई है तो उससे बचने के भी कुछ ना कुछ तो मेथड जो है वो होंगे ही। तो रैंसिडिटी के बचने के भी क्या क्या मेथड है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिवेंशन है इसका वो क्या है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक, हम यहाँ पे बात करें यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का यूज कर सकते हैं, या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन का यूज हम यहाँ पे इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होता है हमारे पास, सेकेंड मेथड ये है कि रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जो भी फूड्स हम यूज़ करते हैं पैक्ड फूड, उसके जो वेफर्स अगर आप देखते हो तो काफ़ी फूले हुए दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसको मिक्स कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैस होती है ना। थर्ड मेथड अगर हम यहाँ पे देखें, रेफ्रिजरेटर का यूज़, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन मेथड होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं रैंसिडिटी से बचने के लिए। लास्ट जो हमारे मेथड्स है दो, वो ये हैं कि हम क्या करें, इनको फूड्स को, ऑयल जो फूड्स होते हैं, ऑयली जो फूड होते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं ताकि इजीली ऑक्सीजन या एयर वहाँ पर ना जा सके। जो लास्ट वो होता है कि हम इसको जो सनलाइट है उससे दूर रखें। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स है रैंसिडिटी के, और हमने इस तरह से यहाँ पे सीखा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उनकी इक्वेशंस क्या हैं, उस इक्वेशंस के अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस क्या अपना रोल प्ले करती हैं। तो आप जो भी आपने सीखा इसको पढ़ें अच्छे से, ध्यान से। थैंक यू सो मच।